आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको पुस्तक नारी श्रृंगारिकता नहीं पवित्रता है लेख का भगवती देवी शर्मा पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में सुनते हैं। इसी पुस्तक से पृष्ठ 23, नारियां गुण सौंदर्य बढ़ाएं, आभूषण नहीं। सुंदर दिखने की आकांक्षा, गहराई से दूसरों का प्रेम प्राप्त करने, औरों का प्रिय बनने की लालसा से जन्मती है। इसके लिए अपने व्यक्तित्व गुणों से संपन्न और चरित्र को नैतिक आदतों से संवारने का मार्ग ही सही मार्ग है। फैशन और श्रृंगार के द्वारा अपने आप को सजाने की मनोवृत्ति तो चिंतन के उथलेपन और दृष्टिकोण के छिछोरेपन की ही परिचायक है। यह स्थित उस बिंदु पर जाकर और भी भयंकर भीषण हो जाती है जब हम नारी के लिए सुंदरता की भिन्न भिन्न कसौटियां निर्धारित कर लेते हैं और उन कसौटियों को ही सुंदरता का प्रतीक मानकर उसके शरीर में आकर्षण की खोज करते हैं। स्पष्ट है उस स्तर की मान्यताएं नारी को विलासिनी, भोग्य और रमणी समझने की हीन मनोवृत्ति से उत्पन्न होती हैं। इसी कारण अब तक हम अपनी आकांक्षा और वासना के अनुरूप सुंदर नारी की कल्पना करते हैं। मनोरंजन के लिए अतिथि कक्ष में बिछाए गए खिलौना और तराशी हुई मूर्तियों की तरह नारी को भी काटने, छाटने और मनोरंजन का साधन बनाने के लिए उस पर कई तरह के अत्याचार किए गए हैं। सदियों से व्यवहार में लाई गई इन मान्यताओं के कारण स्वयं स्त्रियों के स्वभाव में भी आकर्षक दिखने की आकांक्षा सम्मिलित हो गई और वे उत्साहपूर्वक निर्धारित पात्रता के अनुरूप स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत रहने लगीं, भले ही इसके लिए उन्हें कितना ही कष्ट क्यों न सहना पड़ा हो, कितना ही कष्ट क्यों न सहना पड़ता हो। सद्गुणों से संपन्न गृहिणी वात्सल्य भाव से पूरित हृदय की स्वामिनी और सेवा परायण इस पत्नी को सभी विशेषताएं पीछे छूट गईं और सुंदरता, आकर्षक शरीर ही उन सब विशेषताओं की तुलना में वजनदार हो गया। कल्पनाएं सभी की एक सी तो नहीं होती, आकर्षण भी सभी का एक ही नहीं रहता। इसलिए सुंदर शरीर के भी भिन्न भिन्न मापदंड बने और उन मापदंडों पर खरा उतरने के लिए शरीर को अलग अलग ढंग से काटा तराशा जाने लगा, जिसमें स्त्रियों को कितनी पीड़ा होती है। मानवीय संवेदनाएं और यहाँ मौन हो गई और प्रधानता सौंदर्य के काल्पनिक मापदंडों पर खरा सिद्ध होने को ही दी जाने लगी। उदाहरण के लिए चीन में किसी जमाने में लड़कियों को बचपन से ही पाँवों में लोहे की जूतियां पहना दी जाती थी।
परंतु पाँवों में लोहे के जूते कसे रहने के कारण उनके पाँवों में अपार पीड़ा होती थी और उनका एक कदम भी चलना कठिन हो जाता था। इसका एक ही कारण रहा कि चीन में जिस स्त्री के पाँव जितने छोटे होते थे उसे उतना ही सुंदर माना जाता था। वर्मा की एक पहाड़ी जाति पड़ांग में आज भी लंबी गर्दन को सुंदर माना जाता है। जिसकी गर्दन जितनी लंबी वह उतना ही सुंदर। इसके लिए गले में एक के ऊपर अनेक पीतल के कड़े पहना दिए जाते हैं। ज्यों ज्यों लड़की आयु के साथ बड़ी होती जाती है त्यों त्यों उसके गले में कड़ों की संख्या भी बढ़ा दी जाती है ताकि इसकी गर्दन और लंबी हो जाए। कोई स्त्री तो इस प्रकार पूर्ण यौवन प्राप्त करने तक लगभग 30-30 कड़े पहन लेती है। मलेशिया के उत्तर में फैले कई छोटे छोटे द्वीपों के समूह को माइक्रोनेशिया कहा जाता है। वहाँ की आदिम जातियों में लंबे कान सुंदरता के प्रतीक समझे जाते हैं। सुंदर दिखाई देने के लिए वहाँ के लोग कानों में छेद करवाकर उनमें वजनदार बालियां पहन लेते हैं। इससे उनके कानों के नीचे वाला हिस्सा लटक कर गर्दन तक आ जाता है। कई स्त्रियां तो 1 किलो वजन की बालियां पहनती हैं। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका की आदिम जातियों में लंबे और मोटे होंठ सुंदरता के प्रतीक समझे जाते हैं। वहाँ लड़कियां 4-5 वर्ष की होते ही अपने दोनों होठों को कील से छिदवा लेती हैं। फिर उनमें लकड़ी के गोल टुकड़े फंसा दिए जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे लकड़ी के गोल टुकड़ों का आकार भी बढ़ता जाता रहता है। इस प्रकार उनके होंठ इतने लंबे हो जाते हैं कि वे तरल पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खा सकती। किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में तो बच्चों के होंठों से भारी भारी चीजें लटका दी जाती हैं ताकि होंठ खिंचकर बड़े होते रहें। कई बेचारे बच्चों की तो जान भी उससे में चली जाती है। छोटे पैर, लंबी गर्दन, लंबे होंठ और लंबे कान को सुंदर मानने के अलावा कई स्थानों पर चौड़ा और चपटा सिर सुंदर माना जाता है। मलेशिया के निवासियों की मान्यता है कि जिस स्त्री का सिर जितना चौड़ा और जितना चपटा होगा वह उतनी ही सुंदर और भाग्यशाली है। इसलिए माँ बाप जन्म होते ही लड़की को सुंदर और भाग्यवान बनाने का प्रयत्न करने लगते हैं। लड़की का जन्म होते ही उसका सिर पानी में भीगे कपड़े से तब तक बार बार दबाते रहते हैं जब तक कि चपटा होकर गर्दन के बराबर नहीं हो जाता। इसके बाद लड़की के सिर में लोहे का एक पहिया फंसा दिया जाता है। 15 वर्ष की आयु तक उसे अपने सिर में यह पहिया फंसाए रखना पड़ता है। तब तक बेचारी लड़की असहाय वेदना भोगती रहती है। उसे निकाला भी नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी मलेशियाई युवक ऐसी लड़की से शादी करना पसंद नहीं करता जिसका सिर चपटा और चौड़ा न हो। मलेशिया के पश्चिम में बसे पोलिनेशिया में तो सिर को चौड़ा और चपटा करने के लिए बच्चे के सिर को आगे पीछे दोनों ओर लकड़ी या पत्थर के टुकड़े लगाकर धीरे धीरे दबाया जाता है। यह उपचार इस ढंग से किया जाता है कि बच्चे
उसके प्राण संकट में भी ना हो और उसका सिर भी चौड़ा हो जाए। हमारे यहाँ और अन्य देशों में सुंदर स्वच्छ पंक्तिबद्ध दांत सुंदर माने जाते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया की आदिम जात के लोग दांतों को कुरूपता की निशानी समझते हैं। वहाँ की स्त्रियों के दांत महज इसलिए तोड़ दिए जाते हैं कि वे सुंदर लगें। अब वहाँ कोई डेंटिस्ट या दांतों का डॉक्टर तो होता नहीं जिनसे दांत उखड़वाए जा सके। हो भी तो परंपरा का तकाजा उनसे दांत उखड़वाने की अनुमति नहीं देता। अतः दंतहीन पोपला मुख प्राप्त करने के लिए बड़ा कष्टकर उपाय किया जाता है। लड़कियां शैशव और किशोरावस्था पार कर जैसे ही जवानी में कदम रखती हैं, वैसे ही उनके दांत की ठोक पीट शुरू कर दी जाती है। पहले छड़ी से मार मार कर दांतों की जड़ें ढीली की जाती हैं और फिर पत्थर के टुकड़े ठोक ठोक कर उन्हें उखाड़ दिया जाता है। इस क्षेत्र में तो फिर भी कुछ युवतियां दांत उखाड़ने में होने वाले कष्ट को न सह पाने के कारण इस परंपरा का पालन नहीं करती, परंतु इंडोनेशिया के शैलोबीज द्वीप में इसके बिना युवतियों का कोई उपाय ही नहीं। कारण कि वहाँ की जातियों में यह धारणा प्रचलित है कि जो स्त्री अपने दांत नहीं तोड़ेगी वह अपने पति को खा जाने के लिए दांत रखती है। वहाँ के युवक भी किसी ऐसी युवती के लिए मिले विवाह प्रस्ताव पर विचार ही नहीं करते जिसने अपने दांत ना तोड़ लिए हों। वहाँ की सरकार ने इस प्रथा को रोकने के लिए कानून भी बनाया है, पर कानून से तो अपने यहाँ भी बाल विवाह निषिद्ध है। इससे क्या बाल विवाह रुक गए? फिलीपीन में तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही दांतों का प्राकृतिक रूप में होना कुरूप समझा जाता है। वहाँ के लोग रेती से घिस घिस कर अपने दांतों को नुकीला बना लेते हैं। वहाँ की एग्रोंट जाति में यह रिवाज इसी प्रकार प्रचलित है जैसे कि ये हमारे यहाँ की कई जातियों में गोदना गुदवाने का रिवाज। यही नहीं, इग्रोट जात के लोग अपने दांतों को नुकीला करने के साथ साथ एक विशेष विधि से उन्हें काला भी कर लेते हैं। उनका विश्वास है कि दांत यदि काले हों तो सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। पूर्वी अफ्रीका में रहने वाली उकम्बा जात की स्त्रियां तो अपने आगे के दांत घिस घिस कर सिर मुड़ा लेती हैं। यद्यपि कई देशों में लंबे और घने केशों का होना सुंदर समझा जाता है, उन देशों के लोग जब उकम्बा जाति में प्रचलित परंपरा के बारे में सुनते होंगे तो वहाँ के निवासियों को बुद्धू समझते होंगे। वास्तव में गलत कौन है कहना कठिन है। भारत की नई आदिवासी और पिछड़ी जातियों में गोदना गुदवाने तथा शरीर पर तरह तरह की चित्रकारी कराने की परंपरा है। इसके पीछे यह विश्वास किया जाता है कि गुदवाने या चित्र काढ़ने में सुंदरता का आकर्षण और बढ़ जाता है। पता नहीं यह सच है अथवा झूठ, परंतु गुदवाते समय सुई की नुकीली धार जब शरीर के अंगों को खरोंचती है तो यह अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि उससे कितनी पीड़ा होती है। अफ्रीका की कुछ जातियां तो मात्र सुई से ही अपने शरीर पर तरह तरह की आकृतियां काटती हैं, बल्कि शरीर को कई जगह से जलाकर घाव कर लेती हैं। उन घावों के निशान शरीर की सुंदरता का प्रमाण माने जाते हैं। कुछ जातियों में विषैले पौधों का रस शरीर पर लगाकर घाव बना लिए जाते हैं।
उनका विष जब शरीर पर अपना प्रभाव डालने लगता है तो बड़े बड़े फफोले पड़ जाते हैं और ये फफोले शरीर पर अपनी स्थायी छाप छोड़ देते हैं। शरीर पर जब विष असर करने लगता है तो उससे होने वाली पीड़ा के कारण स्त्रियां देर तक बुरी तरह छटपटाती रहती हैं। इसी प्रकार आगे पढ़कर सुनाएंगे। इसी क्रम में सुनते रहिए। ओम शांति।